वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। में यंग जियान जायंग को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम इससे टीटी मीडिया और एनिडा को पैसे दे सकती हो। तो जायंग कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यंग जियान कहता है कि तुम डिजाइनर बनना चाहती हो, अपनी ख्वाहिश पूरी करने का यही वक्त है। जायंग कहती है कि मैं अगर अभी डिजाइनर नहीं बन सकती तो मैं कुछ और साल इंतजार कर लूंगी। यंग जियान कहते हैं कि अफसोस की बात है कि तुम्हारे इतने सारे साल यूं ही जाया हो जाएंगे। तो जायंग कहती है कि कुछ लोगों का वक्त जाया होना ही होता है। ये सुनकर यंग जियान किचन में चला जाता है तो जायंग पूछने लगती है कि टीटी मीडिया को पेमेंट किसने की थी। तो यंग जियान कहता है कि मैंने जियांग से कहा था कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया और खुद ही जाकर पेमेंट कर दी। जायंग यंग जियान से कहती है कि तुम भी बिजी हो, इसलिए तुम्हें हर रोज यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद यंग जियान यहाँ से चला जाता है और अब रात में जायंग यंग जियान का बनाया हुआ खाना ट्राई करती है जो उसको बहुत अच्छा लगता है। जबकि यंग जियान जायंग की बात सुनकर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अगले दिन शो मिस सॉन्ग को मिलने के लिए बुलाता है। शो मिस सॉन्ग से कहता है कि टिंगयू जायंग को एज अ डिजाइनर इनवाइट करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने तुमसे ये बात डिस्कस की है। मिस सॉन्ग कहती है कि तुम क्या सजेस्ट करते हो। तो शू कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें टिंगयू की बात मान लेनी चाहिए। मिस सॉन्ग कहती है कि जायंग को टीटी मीडिया के लिए तुमने ही ढूंढा था, तो फिर तुम अब ऐसा क्यों करना चाह रहे हो। शू कहते हैं कि जायंग इन्फ्लुएंसर के तौर पर काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती, तो तुम क्यों ना उसको उस जगह पर जाने दो जहाँ पर उसकी ज्यादा वैल्यू है। मिस सॉन्ग कहती है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम अपना इन्फ्लुएंसर उनको देकर ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लें। तो शू कहता है कि हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यूशिन, जियांग और जियान बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि जियान को कॉल आती है, जिसको सुनकर ये परेशान हो जाता है और इनको बताता है कि एक मसला हो गया है। वर्कर्स फैक्ट्री में ये न्यूज देखकर परेशान हो रहे होते हैं, जो ये होती है कि टिंगयू के शूज की इंस्पेक्शन फेल हो गई है, उनके शूज की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब गोंगली शू को कॉल करके बताता है कि मार्केट सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन ने टिंगयू की इंस्पेक्शन की थी और टिंगयू इसमें फेल हो गया है। अब ताओ शू को कॉल करके कह रहा होता है कि इस मसले को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। शू कहता है कि मैं इस मसले को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। यंग जियान टिंगयू आकर इनको बताता है कि मार्केट सुपरविजन ने सिर्फ टिंगयू की इन्वेस्टिगेट नहीं किया, बल्कि अगले मंडे वो इसके बारे में अनाउंसमेंट भी पब्लिश करेंगे। यूशिन कहने लगती है कि ये मटेरियल हमने ल्यूजन की बताई हुई फैक्ट्री से मंगवाया था। यंग जियान कहता है कि फिर ये खबर भी ल्यूजन ने ही फैलाई है। जियान कहने लगती है कि मेरी गलती है कि मैंने सप्लायर्स के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की। जियान कहने लगता है कि हम तो एक के बाद एक मसले में ही फंसे जा रहे हैं। जिन लोगों ने ये शूज खरीदे हैं वो हमसे कंपनसेशन के तौर पर पैसे मांग रहे हैं और हमने जो 6000 शूज के पेयर तैयार कर लिए हैं वो भी जाया हो गए हैं। यंग जियान कहता है कि हम मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। जियांग इन शूज को देखते हुए कहती है कि शूज के इस बैच को डिस्ट्रॉय कर दो और इसके बारे में ब्यूरो को एक्सप्लेनेशन भी टिंगयू की तरफ से लिख दो। अब जियांग को वेंशन की कॉल आती है, जो उसे कहता है कि तुमने मुझे भी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। जियांग कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वेंशन कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न की लीगल टीम ने मुझे ये एडवाइस की है कि हम तुमसे इस नुकसान के पैसे मांगे, लेकिन हमारे रिलेशनशिप के नाते ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसके बदले मैंने जो तुम लोगों को पेमेंट करनी थी उसी में से फाइन काट लिया है। जियांग को ये सुनकर गुस्सा आता है, कहती है कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। वेंशन कहते हैं कि मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ और मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया था तुम उसको भी रोक दो। जब तुम इस क्राइसिस से निपट लोगी फिर हम बात करेंगे। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। अब शो मिस्टर डू से मिलने के लिए आया होता है। ये मिस्टर डू से कहता है कि टिंगयू की जो करंट सिचुएशन है ये परफेक्ट टाइम है जब हम जियांग शन की बेटी की आइडेंटिटी का फायदा उठा सकते हैं। ये मार्केट के लिए एक अच्छी कहानी होगी। मिस्टर डू कहते हैं कि जब तक ऐसा करने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शो गोंगली को टिंगयू तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए कहते हैं, जिसको सुनने के बाद ये कहने लगता है कि मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूँ। तो शो कहता है कि अगर टिंगयू वापस आना चाहती है तो उनको अपने मार्केट एक्सपेंसेस बढ़ाने होंगे। वैसे भी फ्री यूनिकॉर्न ने अपना ऑर्डर बंद कर दिया है। गोंगली कहता है कि तुम टिंगयू की कुछ ज्यादा ही परवाह करने लग गए हो। शो कहता है कि मैं अगर जियांग को पुश करूंगी तो वो हमें वो प्रॉफिट नहीं कमा कर दे सकेगी, इसीलिए साल के एंड तक इंतजार करना बेहतर है। गोंगली कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो शो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर जांग जियांग से कह रहे होते हैं कि इसके बारे में अब तुम मिस्टर शू को कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो जियांग कहती है कि बाओशिंग की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन आ गया है कि वो टिंगयू के एनुअल प्रॉफिट को ही देखेंगे। ये सुनकर मास्टर जांग को अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मिस्टर शू ने हमारी ऐसा करके मदद कर दी है। मास्टर जांग के यहाँ से जाने के बाद जियांग शू को कॉल करके थैंक्स बोलती है। शू कहता है कि खाली थैंक्स नहीं चलेगा। जियांग पूछती है कि फिर हम क्या करें। तो शू कहता है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ डिनर करना होगा। जियांग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज रात फैक्ट्री में मीटिंग है। शू कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बॉस ऑर्डर दे रहा है, इसीलिए इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। तो जियांग इसकी बात मान जाती है। शू जियांग से कहता है कि तैयार होना नहीं भूलना। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। जियांग मास्टर जांग से कहकर मीटिंग कल पर शेड्यूल करवा लेती है। अब जियांग तैयार होकर बाहर आती है तो शू उसको देखकर कहता है कि क्या यही
नहीं तुम्हारे पास सबसे फॉर्मल ड्रेस है। तो जियांग कहती है कि तेंग्यू के लिए पे करने के लिए मैंने अपने सारे अच्छे ड्रेस बेच दिए थे। जियांग देखती है कि शू ने इसका दिया हुआ सूट पहना हुआ है तो कहती है कि मेरा टेस्ट काफी अच्छा है। तो शू कहता है कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसको किसने पहना है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो जियांग से पूछती है कि हम किस तरह के डिनर के लिए जा रहे हैं। तो शू उसको बताता है कि इस डिनर पर कुछ रिपोर्टर्स आने वाले हैं, कुछ फाइनेंस और प्रोडक्शन फील्ड ब्लॉगर्स भी आने वाले हैं। जियांग ये सुनकर शू को थैंक्स बोलती है। अब जियांग को यूशन की कॉल आती है जिससे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। जियांग यूशन से कहती है कि मैं शू के साथ रिपोर्टर्स के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ ताकि मैं उनसे तेंग्यू की सिचुएशन के बारे में बात कर सकूं। यूशन कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। शू जियांग से कहता है कि जब आप किसी लड़की को चेस कर रहे होते हैं तो आपका एटीट्यूड बहुत सिंसियर होना चाहिए। ये जियांग से पूछता है कि तुम्हें मेरा एटीट्यूड कैसा लगता है। जियांग की बात सुनकर खांसने लगती है और शू की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तो शू कहने लगता है कि ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, उससे मसले हल नहीं हो जाते। जियांग इस बात का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब शू और जियांग इस डिनर के लिए आ गए होते हैं। यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो जियांग की कई बातों को नोट करने लगते हैं। जियांग इनको अपनी फैक्ट्री की सिचुएशन के बारे में बता रही होती है कि रिपोर्टर्स भी जियांग से काफी सवाल पूछ रहे होते हैं। जियांग कहती है कि हमने गलत सप्लायर से सामान मंगवाया, उसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स से माफी मांगती हूँ और अब मैंने फैक्ट्री में ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिससे कस्टमर्स ये देख पाएंगे कि हम किन के साथ काम कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। दूसरी तरफ यंग जियान भी लाइव स्ट्रीम की मदद से अपने कस्टमर्स से माफी मांग रहे होते हैं कि वो आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और कस्टमर्स के सामने अपने शूज को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जैसे ये लोग अपने डिनर खत्म कर लेते हैं तो इन सभी रिपोर्टर्स को ये खबर मिल जाती है कि तेंग्यू ने अपने ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की है और अब शू भी ये वीडियो देख रहा होता है। ये देखने के बाद शू जियांग को देखकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि ये जियांग के इस टेक्निक से भी काफी इम्प्रेस हो गया होता है। जब ये लोग यहाँ से बाहर आते हैं तो शू कहने लगता है कि यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। ये जियांग का हाथ पकड़ते कहते हैं कि हमें भी यहाँ पर चलना चाहिए। जियांग कहती है कि यहाँ पर हमें कोई भी नहीं जानता। तो शू कहते हैं कि इसीलिए हमें यहाँ पर चलकर डांस करना चाहिए। और फिर यहाँ पर आकर शू और जियांग डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए शू जियांग के करीब आने लगता है तो जियांग कहती है कि तुमने जो कुछ भी अरेंज किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। शू जियांग से कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें किस कर लूंगा, लेकिन मैं वाकई में ऐसा करना चाहता हूँ। जियांग कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फ्यूचर में कैसे फेस करूंगी। और कहती है कि काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। फैक्ट्री वापस आने के बाद जियांग को यूशन की कई बातें याद आ रही होती हैं। ये शू को कुछ मैसेज करना चाह रही होती लेकिन नहीं कर पाती। शू घर पर आने के बाद अपने आप को शीशे में देखने लगता है और फिर ये इन कस्टमाइज्ड बटन्स को देखकर कुछ सोच रहा होता है। जियांग सोने की कोशिश कर रही होती लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती और दूसरी तरफ शू को भी नींद नहीं आ रही होती और इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ गुजारे हुए सभी मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। अगली सुबह शू तेंग्यू आ जाता है। सुबह का टाइम होता है। शू इसके रूम के बाहर जाकर जियांग को बुला रहा होता है और इसको दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है, जबकि जियांग नीचे होती है। जैसे ही शू को देखती तो जल्दी से ऊपर आ जाती है। शू जियांग को जैसे ही देखता है तो ये जियांग को किस कर लेता है। जियांग शू से कहने लगती है कि मिस्टर शू मुझे माफ कर दे। शू ये सुनकर हैरान होता है तो जियांग कहने लगती है कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको गलतफहमी हो रही है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। शू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने तुमसे वाकई में कहा था कि मैं तुम्हें चेज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचो। जियांग कहती है कि मैं भी ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती, इसलिए तुम यहाँ से पहले चले जाओ। शू कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। जियांग बहुत ही नर्वस दिखाई दे रही होती, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। जियांग फ्री यूनिकॉर्न आती है। वेंशन जियांग से कहता है कि मैंने अपने बोर्ड मेंबर से बात किए हुए तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए तैयार हैं। जियांग कहती है कि फिर मुझे अब क्या करना होगा। तो वेंशन कहता है नेक्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हें हर शूज के पेयर की 2 युआन कीमत कम करनी होगी। जियांग कहती है कि पहले ही तुम मुझसे प्लेंटी फीस ले चुके हो। वेंशन कहता है कि अगर तुम्हें अगला ऑर्डर चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। जियांग को ये सुनकर गुस्सा भी आता है लेकिन ये कहती है कि मैं 1 युआन से ज्यादा कम नहीं कर सकती। वेंशन भी इस पे मान जाता है। ये कहने के बाद जियांग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग जब तेंग्यू आती है तो ये यूशन को अपने फोन पर पेंटिंग्स दिखाती है और कहती है कि ये शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट में चाइनीज स्टाइल बोतल की पेंटिंग है और जैसे इन बॉटल्स को लॉन्च किया गया है तो ये फौरन ही बिक गई हैं। यूशन कहती है कि तुम क्या करना चाह रही, तो जियांग कहती है कि अगर तेंग्यू अपने आप को दोबारा खड़ा करना चाहता है तो फिर हमें चाइनीज स्टाइल की ही प्रोडक्ट बनानी होगी और इस काम के लिए जायोंग से बेहतर कोई भी नहीं है। अब जियांग शू को कॉल करती है कि क्या आज रात तुम फ्री हो, और फिर ये दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं डिनर करने के लिए। जियांग शू से कहती है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये डिनर मीटिंग के लिए है। शू कहता है कि कैसी मीटिंग। जियांग कहती है कि शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट के स्टॉक प्राइस की कीमत बहुत बढ़ गई है। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये टेम्परेरी है या फिर ऐसे ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। शू कहते हैं कि तुम क्यों पूछ रही हो। तो जियांग कहती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर स्टॉक प्राइस ऊपर गए हैं ये सिर्फ जायोंग की वजह से है या इसका कोई और कारण है, क्योंकि अगर ऐसा जायोंग के कारण हुआ है तो फिर मुझे
डर है कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो शू कहता है कि ऐसा सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। ये सुनकर जियांग रिलैक्स हो जाती है। शू कहता है कि बिजनेस के बारे में बात हो गई हो तो मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ, तुमने क्या सोचा है? जियांग कहती है कि इसमें मेरी गलती है, मैं तुमसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। शू कहती है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? तो जियांग कहती है कि तुम बस मेरे बॉस हो। ये सुनकर शू अपसेट हो जाता है। वापस आने के बाद ये दोनों इसी प्लांट को देख रहे होते हैं। शू इस प्लांट को देखते हुए कहता है कि मैरिज फ्लावर ये सिर्फ पुराने सुपरस्टिशंस हैं। और जियांग भी इस प्लांट को जब देख रही होती है तो ये अपसेट दिखाई दे रही होती है। अगली सुबह जियांग की मॉम इसके पास आते हुए कहने लगती है कि जिन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की तुम एडवर्टाइज कर रही हो उसके स्टॉक प्राइस 4.1 यॉन से 8.9 यॉन तक पहुँच गए हैं। तुमने मुझे इतनी बड़ी खबर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो यंग जियान कहता है कि आपको स्टॉक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आप इसमें बिल्कुल भी लकी नहीं हैं। ज़ोइंग भी हैरान हो रही होती है कि क्या स्टॉक्स प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मॉम कहती है कि तुम लोग ये स्टॉक्स ना खरीद कर बेवकूफी कर रहे हो। मेरी जो सेविंग्स है मैं उससे इसके स्टॉक्स खरीदने के लिए जा रही हूँ। यंग जियान ज़ोइंग से कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है? तो ज़ोइंग कहती है कि शू ने मिस सॉन्ग से मीटिंग की थी। ज़ोइंग कहती है कि शू ने मिस सॉन्ग से इसी बारे में मीटिंग की थी। उसने ये भी कहा था स्टॉक्स पर काफी ध्यान रखना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शू कुछ छुपा रहा है? और ये कह कर ये यंगजियान से कहती है कि मैं कंपनी जा रही हूँ। दूसरी तरफ गोंगली शू को शेंगचन कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। ये सुनकर शू कहने लगता है कि शेंगचन के स्टॉक प्राइस पिछले 2 साल से अब तक अपने हाईएस्ट रेट पर जा चुके हैं। शू कहता है कि अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो इसके स्टॉक्स की कीमत आज बढ़ना बंद हो जाएगी। जैसे ही ज़ायांग कंपनी पहुंचती है तो मिस सॉन्ग की असिस्टेंट आकर उसको बता रही होती है कि स्टॉक्स की कीमत बुरी तरह से नीचे गिर रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने शेंगचन के स्टॉक्स खरीदे होते हैं वो सभी लोग बहुत परेशानी में होते हैं कि उनके सारे पैसे डूब गए हैं। और ज़ायांग की मॉम ये खबर सुनकर खुश हो रही होती है कि इन्होंने स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। इसके बाद शू मिस्टर डू से मिलने के लिए गोल्फ क्लब जाता है। शू यहाँ पर मिस्टर डू से शेंगचन कंपनी के बारे में बात करने के लिए आता है जिसको एक कपल चला रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे से इनके दरमियान डिवोर्स का केस चल रहा होता है। इसी बात का फायदा मिस्टर डू ने भी उठाया होता है और ये जो स्टॉक्स की प्राइस बड़ी होती है वो सभी मिस्टर डू की स्कीम थी। तो ये पूछता है कि आगे क्या करना चाहिए। मिस्टर डू कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के सबसे ज्यादा अहम शख्स को ज्यादा फायदा देकर जाने दो, यही करना बेस्ट है। शू कहता है कि अभी की सिचुएशन में वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर डू कहते हैं कि डायरेक्शन पर फोकस करो क्योंकि जब आप बॉल को हिट कर देते हैं तो वो कभी भी वापस नहीं आती। ये कहते हुए मिस्टर डू बॉल को हिट कर देते हैं। शू कहता है कि जिस डायरेक्शन पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो इस सिचुएशन में सबको इजाजत देती है कि मिलकर जीते। एक इन्वेस्टर के तौर पर यही मेरा असूल है क्योंकि बाओशिंग ने तीनों कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट की है। जब सब अच्छे से काम कर पा रहे होंगे तभी बाओशिंग भी बेहतर तौर पर काम कर सकेगा। अब ज़ायांग मिस सॉन्ग से बात करती है कि जब हम शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो आपने मुझे कभी नहीं बताया कि ये इतना रिस्की है। तो मिस सॉन्ग कहती है कि इन स्टॉक प्राइस का तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है। ज़ायांग कहती है कि फिर भी मैं स्टॉक मार्केट की गेम में फायदा उठाने के लिए कोई भी खिलौना नहीं बनना चाहती। मुझे स्टॉक्स के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐसा होने के कारण बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं। मिस सॉन्ग कहती है कि तुमसे ये सब करवाने के लिए तुम हमें और बाओशिंग को ब्लेम कर रही हो। ज़ायांग कहती है कि शायद इस इंडस्ट्री में ऐसे ही काम किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए सूटेबल हूँ। मिस सॉन्ग कहने लगती है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रही हो, और कहती है कि तुम कामयाबी का रास्ता छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुनने के लिए जा रही हो जहाँ पर फ्यूचर की कोई भी गारंटी नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। ज़ायांग कहती है कि आपको मेरे लिए ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। मिस सॉन्ग कहती है कि जियांग ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। ज़ायांग पूछती है कि क्या उसने आपसे मेरे बारे में बात की थी। इतने में मिस सॉन्ग की असिस्टेंट आ जाती है जो उसको मीटिंग के लिए बुला रही होती है। तो मिस सॉन्ग जाने से पहले ज़ायांग से कहती है कि इसके बारे में दोबारा सोचना। इसके बाद शू शेंगचन कंपनी के दोनों ऑनर से बात करने के लिए आता है और कहता है कि आप दोनों 10 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहेंगे कि जिस ब्रांड को बनाने में आपने अपनी सारी जवानी निकाल दी सिर्फ एक झटके से ही आपकी सारी मेहनत जाया हो जाए। मिस्टर वो कहते हैं कि तुमने बात को बहुत ही सीरियस कर दिया है। शू कहते हैं कि हम माजी के बारे में भूल जाते हैं और शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा फ्यूनरल देते हैं। अब ज़ायांग ने शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट के लिए जो पेंटिंग की होती है उसको देखने के लिए आती है। गॉई कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पेंटिंग नहीं बचा सका। जितने भी स्टॉक्स होल्डर थे उन्होंने गुस्से में आकर इस पेंटिंग को खराब कर दिया है और सिक्योरिटी भी उनको नहीं रोक पाई। ज़ायांग कहती है कि मेरी वजह से आपको मुश्किल हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गॉई कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ज़ायांग कहती है कि भी जो कुछ भी हुआ है वो मेरे इन्फ्लुएंस के कारण ही तो हुआ है। गॉई कहते हैं कि एक बात याद रखो कि तुम हमेशा ही दूसरों की गलती की जिम्मेदारी नहीं ले सकती हो।
इतने में गौई को अपने घर से कॉल आ जाती है। कोई इमरजेंसी होती है तो इसको यहाँ से जाना पड़ता है। गौई घर आने के बाद परेशान लग रहा होता है। जोयांग टैक्सी में घर जा रही होती है कि रास्ते में टैक्सी खराब हो जाती है, तो ड्राइवर जोयांग से सॉरी कर लेता है कि ये इसको आगे नहीं लेके जा सकता। जोयांग खुद ही यहाँ से आगे जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर जोयांग का कोई पीछा करने लगता है। जोयांग घबरा जाती है और ये यंगजियान को कॉल करती है। यंगजियान नहा रहा होता है, जैसे ही इसकी कॉल सुनता है तो कहता है कि मैं फौरन यहाँ पर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर जोयांग भागना शुरू करती है तो ये जो लड़के होते हैं ये भी भागना शुरू कर देते हैं और यंगजियान भी भागता हुआ जोयांग के पास आ रहा होता है। जोयांग भागते हुए आ रही होती है तो इसकी टक्कर यंगजियान से हो जाती है। इसको मारने लगती है तो यंगजियान कहता है कि ये मैं हूँ। जोयांग जैसे ही काम डाउन होती है तो यंगजियान इन लड़कों को मारने के लिए पीछे जाने लगता है, लेकिन जोयांग इसको रोक देती है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। यंगजियान अपने आप को मारने लगता है और कहते हैं कि ये मेरा कसूर है, तो जोयांग इसको रोकते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर ये इसको ऊपर ले आती है और कहती है कि तुम अपना शावर कंप्लीट कर लो। जब यंगजियान शावर लेकर आ जाता है तो जोयांग इसके बाल ड्राई करने लगती है। यंगजियान कहता है कि मैं खुद कर लूंगा। जोयांग यंगजियान की बात मानकर इसको ड्रायर दे देती है। फिर जोयांग इसके फेस पर क्रीम लगाने लगती है और जोयांग को याद आने लगता है कि स्कूल में जोयांग ने इससे कहा था कि क्या तुम लड़ना बंद नहीं कर सकते, क्या स्कूल में अच्छी तरह रहना तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल है। तो यंगजियान कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। यंगजियान के फेस पर क्रीम लगाने के बाद जोयांग इसके लिए एक गर्म कोट ले आती है, कहती है कि क्या ये सही रहेगा। तो यंगजियान हंसते हुए कहते हैं कि मैं कुछ भी पहन लूंगा। यंगजियान जियो को कॉल करता है कि तुम कार लेकर जोयांग के घर पर आ जाओ। थोड़ी देर बाद जियो यहाँ पर आ जाता है। यंगजियान जल्दी से अपना कोट चेंज करने लगता है और जियो भी इसको देखकर हंस रहा होता है कि इसने किस तरह का कोट पहना हुआ है। अगली सुबह जोयांग दरवाजा खोलती तो इसे मिलने के लिए जियांग आई होती है। जियांग कहती है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। अब यंगजियान कल रात की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और यंगजियान को ये लड़के नजर आ जाते हैं जो जोयांग का पीछा कर रहे होते हैं और ये जल्दी से जियो को देखने के लिए बुलाता है और ये दोनों ही सीसीटीवी फुटेज को देख के कुछ सोच रहे होते हैं। और फिर जियो उस शख्स के पास आ जाता है जो कल रात जोयांग का पीछा कर रहा होता है। जियो से कहता है कि तुमने कुछ दिन पहले मेरे साथ ड्रिंक की थी, तुम्हें याद नहीं है शायद। ये इसको लेकर यंगजियान के पास आ जाता है। ये जैसे यंगजियान को देखता है तो ये भागने लगता है, लेकिन ये दोनों इसको पकड़ लेते हैं। यंगजियान इसे पूछता है कि तुम उसको फॉलो क्यों कर रहे थे, तो ये आदमी कहता है कि मैं उस इन्फ्लुएंसर को सबक सिखाना चाह रहा था। ये सुनते ही यंगजियान कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये आदमी भाग जाता है और फिर कहता है कि उस इन्फ्लुएंसर की वजह से मैंने शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट में अपने 3 लाख यॉन खो दिए हैं। उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। जियो उसको पकड़ के कहने लगता है कि तुम्हें उस कंपनी के बॉस को जाकर पकड़ना चाहिए। तो ये आदमी कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि ये न्यूज तो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई है। अब ये आदमी यंगजियान को न्यूज दिखाता है जिसमें इल्जाम जोयांग पर होता है और साथ में ये कह रहा होता है कि इस इन्फ्लुएंसर का बॉयफ्रेंड बाओशिंग कंपनी में प्रेसिडेंट है, इसलिए ये दोनों अपने स्टॉक्स की कीमत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। तो यंगजियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम आइंदा जोयांग के करीब भी नहीं भटकोगे। इसको धमकी देकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जियांग में सॉन्ग से मिलने के लिए आ जाती है। जियांग कहती है कि पिछले चंद दिनों से टीटी मीडिया की जो सिचुएशन चल रही है, इसमें मुझे लगता है कि मेरे साथ कोऑपरेट कर आप अपने मसले को हल कर सकती हैं। मैं सॉन्ग कहती कि मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करके फायदा हासिल कर भी पाऊंगी या नहीं, और इसके साथ मैं जोयांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पेरेंटी फीस भी माफ कर दूं। तो जियांग कहती है कि शायद आपने मेरा एग्रीमेंट सही से पढ़ा नहीं है। हम आपको ये पेरेंटी फीस देंगे, लेकिन बस वो किसी और तरीके से आपको मिलेगी, इंस्टॉलमेंट्स में। मिस सॉन्ग कहती है कि मुझे तेंग्यू की सेल्स का 50% कमीशन चाहिए। जियांग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट के मामले के बाद जोयांग की लाइव स्ट्रीम सेल्स के लिए कोई आपको 30% कमीशन देगा। मिस सॉन्ग कहती है कि हम अपनी कंपनी के मसले खुद हल कर लेंगे, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जियांग कहती है कि मैंने आपके लिए PR क्राइसिस मैनेजमेंट कर ली है और ये अपना प्लान मिस सॉन्ग को दिखाती है। मिस सॉन्ग कहती है कि क्या तुम वाकई में ही इस प्लान को फॉलो करने वाली, क्योंकि ऐसा करके तुम्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जियांग कहती है कि इस प्लान को फॉलो करके ये हम दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन होगी। अब जियांग शू को जोयांग का बनाया हुआ शू डिजाइन दिखाती है जो इसने एनिडा के लिए बनाया होता है। तो शू कहते हैं कि क्या तुम इस डिजाइन का कॉपीराइट एनिडा से खरीदना चाहती हो। जियांग कहती है कि हाँ। शू कहती है कि मसला ये है कि क्या एनिडा ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएगा। जियांग कहती है कि मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। अब दिखाया जाता है कि जियांग एनिडा की चीफ डिजाइनर से बात करने के लिए जाती है। ये जिस डिजाइन के बारे में बात कर रही होती है ये जोयांग ने एक कंपटीशन के लिए बनाया होता है। जियांग अपनी बातों से चीफ डिजाइनर को कन्विंस कर लेती हुई कहती है कि मैं इसके बारे में जोयांग से बात करूंगी, फिर मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी। अब ये सारी बात जियांग शू को बता देती है। तो शू कहता है कि फिर भी ये थोड़ा रिस्की काम है, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया। तो जियांग कहती है कि हाँ। अब यंगजियान और जियो बाओशिंग इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। सिक्योरिटी यंगजियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लिफ्ट में चला जाता है। शू जियांग से पूछ रहा होता है कि क्या जोयांग मान गई है, और अब दिखाया जाता है कि गुस्से में यंगजियान शू के ऑफिस के अंदर
अंदर आता है और ये आते ही शू के चेहरे पर पंच मार देता है। जियांग शू को देखने के लिए चली जाती है और यंग जियान को पकड़ने के लिए गोंगली आ जाता है। शू भी गुस्से में यंग जियान को कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो। शू अपने आप को जियांग से छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है और यंग जियान गोंगली से, लेकिन जियांग इनके बीच आकर बहुत मुश्किल से इनको लड़ने से रोकती है। इसके बाद जियांग शू को इसके घर पर छोड़ने के लिए आती है। ये इसका कोट रख कर जाने लगती है तो शू कहता है कि मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रही है और ये जियांग से कहता है कि तुम मुझे एक पानी का ग्लास ला दो। जियांग कहती है कि चोट तो तुम्हारे फेस पर लगी है इसलिए तुम खुद जाकर पानी ला सकते हो। तो शू कहने लगता है कि मुझे चोट लगी, क्या तुम मेरे लिए पानी नहीं ला सकती। जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ पड़ा है। फिर शू उसका हाथ पकड़कर इसको कैबिनेट तक लेकर आता है और खुद जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर जियांग इसके लिए पानी ले आती है। शू कहता है कि तुम्हारे वर्क पार्टनर ने मुझे मारा और तुम मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करना चाह रही हो। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया है कि यंग जियान जायांग का भाई है इसलिए उसने तुम्हें गलतफहमी के कारण मारा है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। शू कहता है कि आखिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है जो तुम उसकी गारंटी दे रही हो। तो जियांग कहती है कि तुमने अभी खुद ही तो बताया है कि वो मेरा वर्क पार्टनर है। तो शू जेलस हो जाता है, कहने लगता है कि वो तुम्हारे वर्क पार्टनर के तौर पर कुछ ज्यादा ही क्लोज है। तुमने मुझे भी उस पर हाथ उठाने नहीं दिया और मेरी कंपनी को भी पुलिस को कॉल करने से रोक दिया। जियांग कहती है कि अब इस बात पे मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। तो शू कहता है कि जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जियांग कहती है कि ठीक है। तो शू कहता है कि तुम नहीं जाओ। अब जियांग वादा कर चुकी होती तो इसको यहाँ पर रुकना पड़ता है। अब जियांग शू के घर को देखकर कहती है कि तुम्हारे घर का डिजाइन काफी अच्छा है, ये तुम्हारे कोल्ड टेम्परामेंट को सूट करता है। ये सुनने के बाद शू कहता है कि तुम्हारे माइंड में मेरी ये इमेज है। तो शू कहता है कि मैं क्या करूँ जो तुम मुझे समझ सको। अब जियांग को ये बात कहकर पछतावा हो रहा होता है। अब शू उसको तंग करने के लिए इसके करीब आता है तो जियांग कहने लगती है कि मैं गलत थी। तो शू हंसते हुए उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही जियांग शू के लिए खाना ऑर्डर कर देती है और अपना बैग लेकर जाने लगती है। तो शू इसको रोकता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। जियांग कहती है कि यंग जियान नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। शू कहता है कि तुम फिर से उसके बारे में बात कर रही हो, क्या तुम मुझे वाकई में गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ कर रही हो। जियांग कहती है कि अगर तुम अभी भी गुस्सा हो तो यंग जियान के बिहाफ पर मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। तो शू कहते है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यंग जियान मुझसे कंपनी में माफी मांग चुका है। जियांग कहती है कि फिर तुम क्या चाहते हो। तो शू कहता है कि जब तक मेरी ये चोट नहीं ठीक हो जाती तुम हर रोज मुझे डिनर करवाओगी। जियांग ये करना तो नहीं चाह रही होती लेकिन फिर भी इसको हाँ बोलना पड़ता है और फिर जियांग यहाँ से चली जाती है। आज जायांग तेंग्यू फैक्ट्री देखने के लिए आई होती है। यहाँ पर इसकी मुलाकात मास्टर जांग से भी होती है जो इसके काम की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि जियांग जायांग को टीटी मीडिया की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फॉर्म देती है। जियांग कहती है कि अब तुम इसको साइन कर सकती हो। जायांग कहती है कि तुमने कैसे किया। तो जियांग कहती है कि मैंने बात करके ये डील फाइनल की है और जहाँ तक तुम्हारे एनिडा के कॉन्ट्रैक्ट की बात रही तो उसके पैसे भी तेंग्यू ही देगा। जायांग कहती है कि तुमने मुझसे ये सब पहले डिस्कस नहीं किया तो तुम्हें इतना कैसे यकीन है कि मैं तेंग्यू आकर काम करूंगी। जियांग कहती है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हें तेंग्यू के शूज बहुत पसंद थे और तुम अक्सर ही तेंग्यू के शूज के लिए डिजाइन बनाया करती थी, इसलिए क्या तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि तेंग्यू तुम्हारे डिजाइन की वजह से मार्केट में वापस आ जाए। जियांग कहती है कि तुम्हारे पास जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का वक्त है। आज शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट और तेंग्यू के चाइनीज स्टाइल के ट्रेंड पर मिलकर काम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तो शू की जगह जियांग यहाँ पर गोंगली के साथ आई होती है और ये पूछने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो गोंगली कहता है कि कुछ दिनों पहले शू ने शेंगचन कंपनी के ओनर्स के साथ ये बात डिस्कस की थी कि उनको अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने रोक देने चाहिए ताकि शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट इस कारण खराब ना हो। गोंगली कहता है कि शू और इन दोनों ने मिस्टर डू और बाकी शेयर होल्डर्स को मना लिया कि ये तेंग्यू के साथ काम करें। बाकी शेयर होल्डर्स तेंग्यू के साथ काम करने के लिए इसलिए माने हैं क्योंकि शू ने मिस्टर डू से खुद जाकर बात की थी पर्सनली। जियांग कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। गोंगली कहता है क्योंकि शू का एक इन्वेस्टर की हैसियत से ये असूल है कि वो सबको साथ में जिताना चाहता है। और फिर स्पीच देने के लिए जियांग को स्टेज पर बुलाया जाता है। यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जिसको ऑफिस में बैठकर शू भी देख रहा होता है। थॉमस भी इस न्यूज को देखकर कहने लगता है कि इस पीआर स्ट्रेटेजी के जरिए मार्केट को प्रूव किया गया है कि शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट की इन्फ्लुएंसर जायांग के साथ कोलैबोरेशन असल में इवेंट की मार्केटिंग के लिए थी ताकि तेंग्यू जैसे पुराने ब्रांड की मदद की जा सके। शू कहता है कि अब ये जायांग की डिजाइन की स्किल पर डिपेंड करता है कि तेंग्यू कैसे सरवाइव करेगा। दूसरी तरफ गोंगली भागता हुआ सॉन्ग के पास आता है। ये सॉन्ग से कहता है कि क्या आप जायांग को नहीं ढूंढ पाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पर जायांग ने भी स्टेज पर जाना है। तो मिस सॉन्ग कहती है कि वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। ये सुनकर गोंगली यंग जियान को कॉल करता है। यंग जियान इसको बताता है कि मैंने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जियांग जायांग को स्टेज पर इनवाइट कर लेती है और अब सभी इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन जायांग कहीं भी नजर नहीं आ रही होती। जियांग तो ये देखकर अपसेट ही हो जाती है और इसके साथ ही जायांग यहाँ पर आ जाती है। इसको देखते ही जियांग के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जायांग और जियांग तेंग्यू की छत पर आती हैं। जायांग जियांग से पूछती है कि अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहती
चाहती हो? जियांग कहती है कि क्या तुम वो करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी? जोयांग कहती है कि अब तुम मेरी बॉस हो और वैसे भी मैं जानती हूँ कि जियांग कोई ऐसा बिजनेस नहीं करती जिससे नुकसान हो। साथ ही जोयांग जियांग को एक फाइल देती हुई कहती है कि मुझे जॉब देने के लिए ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जियांग इसको देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि जोयांग ने तेंग्यू का लोगो रीडिजाइन किया होता है और अब ये और ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। अगले दिन जोयांग अपना सामान पैक कर रही होती है तो यंग जियान इससे पूछता है कि तुम तेंग्यू फैक्ट्री के बारे में क्या सोचती हो? तो जोयांग कहती है कि मैं ये नहीं सोच सकती थी कि जियांग फैक्ट्री को इतने अच्छे से मैनेज करेगी। यंग जियान कहता है कि तुम जियांग की एबिलिटीज को मान रही हो, अब तुम उसके साथ अच्छे से काम कर पाओगी। जोयांग यंग जियान को बताती है कि मुझे इन कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करवाने के लिए जियांग ने बहुत मेहनत की है और उसने एनिडा से मेरा डिजाइन भी खरीद लिया है। ये सुनकर तो यंग जियान हैरान हो जाता है। जियांग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझ पर भी बहुत प्रेशर है कि मैं उसके लिए अच्छा काम करूं। रात में यंग जियान तेंग्यू आता है जियांग से मिलने के लिए। यंग जियान इसको हॉटपॉट बनाकर देता है। जियांग इसे पूछ रही होती है कि तुम मुझे किस खुशी में खाना खिला रहे हो? तो यंग जियान इसको अपना कार्ड देता है। जियांग पूछती है कि तुम मुझे ये कार्ड क्यों दे रहे हो? यंग जियान कहता है कि तुम्हें जोयांग के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जियांग जैसे ही सुनती है तो ये इसका कार्ड इसको वापस कर देती है और कहती है कि जोयांग को मैंने तेंग्यू के लिए डिजाइनर हायर किया है तो मुझे ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यंग जियान बहुत फोर्स करता है लेकिन जियांग इसके पैसे एक्सेप्ट नहीं करती। जियांग यंग जियान से कहती है कि दोस्तों को एक दूसरे को हर बात बतानी चाहिए, इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यंग जियान कहते हैं कि पूछो। जियांग इससे पूछती है कि तुम जोयांग के बारे में कैसा फील करते हो? तो यंग जियान कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जियांग कहती है कि लेकिन तुम उसको बहन की तरह ट्रीट नहीं करते हो। यंग जियान कहता है कि मैं जोयांग के बारे में उस तरह से कभी नहीं सोच सकता। जियांग कहती है कि वैसे तुम इतने बहादुर हो लेकिन इस मामले में इतना डर क्यों रहे हो? यंग जियान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ, लेकिन यंग जियान इसको कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। जियांग कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें कभी पहले ड्रिंक करते नहीं देखा, लेकिन तुम क्यों ड्रिंक नहीं करते हो? यंग जियान जियांग को बताने लगता है कि ये ड्रिंक क्यों नहीं करता। कहने लगता है कि मेरे डैड जब भी ड्रिंक किया करते थे तो वो दूसरों को मारा करते थे। जोयांग ने भी अपने बचपन से इसी कारण काफी सफर किया है और मैं इसलिए ड्रिंक नहीं करता कि क्या पता अगर अपने डैड की तरह मैं भी ड्रिंक करने के बाद दूसरों को नुकसान पहुंचा दूं। जियांग कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, बल्कि तुमने तो जोयांग और उसकी मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो यंग जियान कहता है कि वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो मेरे डैड से नफरत करती है। जियांग कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है। यंग जियान कहता है कि तुम मुझे अच्छा फील करवाने के लिए इस तरह की बातें नहीं करो, मैं जोयांग का सारी जिंदगी के लिए ख्याल रखूंगा और यही मेरे लिए काफी है। और आज जोयांग फिर से यंग जियान के घर में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद जोयांग आज पहली दफा तेंग्यू में एज ए डिजाइनर काम करने के लिए आ जाती है। अब जियांग जोयांग को इसके डेस्क पर ले आती है। जोयांग कहती है कि मुझे यहाँ पर भी लाइव स्ट्रीम करनी होगी। जियांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सब ये देखें कि तेंग्यू के शूज किस तरह से बनते हैं। जोयांग कहती है कि मुझे डिजाइनर होते हुए लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगी। तो जियांग कहती है कि हाँ। जोयांग कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो जियांग कहती है कि मैं बॉस हूँ, तुमने ये खुद ही कहा था कि मैं कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करती जिससे नुकसान हो। फिर जियांग जोयांग का मेकअप करते हुए से कहती है कि मैं दुनिया को इन्फ्लुएंसर जोयांग की तेंग्यू के साथ एज ए डिजाइनर नई शुरुआत दिखाना चाहती हूँ। और अब जोयांग अपनी तेंग्यू के साथ पहली लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और वेंचन को ये लाइव स्ट्रीम देखकर गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने इसको ऑर्डर दिया जिसके कारण ही इसकी फैक्ट्री चल रही है और जियांग ने वही डिजाइनर अपनी फैक्ट्री में हायर कर ली है जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो इसका असिस्टेंट कहने लगता है कि जियांग चिशन ने इसकी परवरिश की है और इसके साथ इसकी डिग्री भी इसकी मदद कर रही है ये सब करने के लिए। तो वेंचन कहते हैं कि मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया है। इसका असिस्टेंट बताने लगता है कि जब जियांग चिशन जिंदा था तब भी जियांग का सारा फोकस तेंग्यू पर ही था, पर उस वक्त उसके डैड फ्री यूनिकॉर्न को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने तेंग्यू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और कहता है कि जियांग के अभी के प्लान के मुताबिक आने वाले वक्त में फ्री यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तेंग्यू होगा। वेंचन कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जियांग एनिडा जाती है और रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि क्या मिस टैंग वापस आ गई हैं? तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि नहीं, क्योंकि वो 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई हुई हैं। यहीं पर जियांग को कॉल आ जाती है जिसको सुनते ही ये बहुत परेशान हो जाती है और फौरन ही यहाँ से चली जाती है। जियांग जब फैक्ट्री आती है तो ये न्यूज देखती है जिसके मुताबिक एनिडा वही डिजाइन अपनी न्यू सीरीज के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है जिसका कॉपीराइट जियांग ने खरीदा होता है। अब जियांग जोयांग पर गुस्सा कर रहा होता है, कहने लगता है कि तुमने तो वादा किया था कि ये डिजाइन तेंग्यू के लिए है, लेकिन अब ये डिजाइन एनिडा का कैसे बन गया है? मास्टर जांग कहते हैं कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम फिर से इतना अच्छा डिजाइन बना सकें। तो जियांग कहने लगता है कि अगर हम नया डिजाइन बना भी लेंगे तो वो इस डिजाइन जितना अच्छा नहीं होगा और हमारी सारी मेहनत जाया हो गई है। जियांग कहती है कि मैंने हर तरह की सिचुएशन के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे जहन से एनिडा की सप्लाई चेन की स्पीड निकल गई। एनिडा बहुत ही तेज काम करता है, इसी कारण वो इंडस्ट्री के टॉप पर है। जियांग कहते हैं कि तुम उनको डिफेंड क्यों कर रही हो, वो तुम्हें ये डिजाइन बेचने के लिए तैयार हो गए थे। जियांग कहती है कि मेरी गलती है, मुझे लगा था कि एनिडा कैनवस शूज पर इतनी तवज्जो
तवज्जो नहीं देगा, इसलिए मैंने मिस तेंग के साथ बात करने के फौरन ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और अब यहाँ पर जोयांग को एक कॉल आती है। इसके बाद मिस तेंग का असिस्टेंट आकर उसको बताता है कि जोयांग आपसे मिलने के लिए आई है, तो ये कह देती है कि जाकर उसको खुद ही हैंडल कर लो। ये असिस्टेंट जोयांग के पास आता है तो जोयांग से पूछती है कि मिस तेंग कहाँ पर है, तो ये बताता है कि वो बिजी हैं। असल में HR डिपार्टमेंट तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया है और तुम्हारे लिए जो बोनस फिक्स किया गया है वो भी तुम्हें उतना ही मिलेगा, भले तुमने यहाँ से रिजाइन कर दिया है। थॉमस मिस तेंग के साथ मीटिंग करने के बाद अब सारी सिचुएशन के बारे में शो को बता रहा होता है और कहने लगता है कि चीजें तेंग्यू के लिए एक बार फिर से मुश्किल हो गई हैं। डिजाइनर हायर करने के बावजूद भी तेंग्यू उसका सबसे फेमस डिजाइन इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहाँ पर थॉमस जोयांग को यहाँ से जाते हुए देखता है और ये शो से कहने लगता है कि तुम इनकी स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करो। इसके बाद जियांग शो के लिए खाना लेकर आई होती है और शो इसको कहता है कि उस झगड़े पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दो, जिससे तुम्हें बाद में कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर जियांग इसको सूप डालकर देती है जो कि इसकी फैक्ट्री के शेफ ने बनाकर भेजा होता है। जियांग कहती है कि जोयांग अब मेरे लिए काम करती तो मैं उससे नया डिजाइन जल्दी बनवा लूंगी। शो कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और वक्त दूं? तो जियांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बहुत अनईजी फील करूंगी। शो हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पहले ही मेरा तुम पर इतना इन्फ्लुएंस है। अब जियांग को वेंशन की कॉल आती है जो उसको मिलने के लिए बुला रहा होता है। जियांग कहती है कि काम आ गया इसलिए मुझे जाना होगा और ये शो को बाय करके यहाँ से जाने लगती है। तो शो कहता है कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम उसे जल्द से जल्द मुझे बता सकती हो क्योंकि हम पार्टनर्स हैं। जियांग इसकी बात से एग्री करती है, फिर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग वेंशन से मिलने के लिए आ जाती है। वेंशन कहते हैं कि मैंने सुना है कि तेंग्यू अपने न्यू प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। तो जियांग कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? वेंशन कहता है कि जैसे तेंग्यू पहले काम कर रही थी और इसे अपनी मार्केट में लो पोजीशन ही रखनी चाहिए। जियांग कहती है कि अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो। वेंशन कहता है कि फ्री यूनिकॉर्न और तेंग्यू के प्रोडक्ट्स एक जैसे हैं, क्या तुमने फ्री यूनिकॉर्न की सिचुएशन के बारे में सोचा है? तो जियांग कहती है कि ये मेरा मसला नहीं है। तो वेंशन कहता है कि अगर मैं फ्री यूनिकॉर्न के साथ इंसाफ करूं तो फिर मैं तेंग्यू को उसका OEM प्रोजेक्ट नहीं दूंगा। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर पर गिव अप कर सकती हूँ, लेकिन मैं तेंग्यू की उस हाई पोजीशन पर गिव अप नहीं कर सकती जो मैंने सोची है। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। अब जियांग जब फैक्ट्री में आती है तो ये देखती है कि जोयांग अभी तक फैक्ट्री में काम कर रही है। जोयांग जियांग से कहती है कि हम प्रोडक्ट के बारे में कल मीटिंग में बात करेंगे और मैं अपना नया डिजाइन भी सबमिट करवाऊंगी। जियांग को ये देखकर बहुत ही खुशी होती है और अगले दिन जोयांग मीटिंग में अपने डिजाइन के बारे में सबको बता रही होती है और जोयांग ने तेंग्यू का जो सबसे बेस्ट सेलिंग डिजाइन होता है उसी को मॉडिफाई किया होता है अब के ट्रेंड के हिसाब से। जियांग जोयांग का डिजाइन देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुमने अपने डिजाइन को कैलकुलेट भी किया है? तो मास्टर जोयांग कहने लगते हैं कि तुम्हारे डिजाइन के मुताबिक इस शूज की कीमत 500 युआन से ज्यादा होगी। जियांग से कहता है कि ये बहुत ही महंगा डिजाइन है। जियांग कहती है कि मैं अपने शूज की क्वालिटी भी हाई रखना चाहती हूँ और वो कंफर्टेबल भी हूँ, लेकिन मैं अपने शूज की प्राइस 200 युआन से ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि तेंग्यू जिन कस्टमर्स के लिए काम करता है वो इतने महंगे शूज अफोर्ड नहीं कर सकते और मेरा मिशन भी यही है कि मैं इन शूज को जल्द से जल्द बेच सकूं। जियांग कहती है कि तुम जल्द कामयाब होने के रास्ते तलाश कर रही हो ऐसा करके। जियांग कहती है कि तुम तेंग्यू के कैनवस शूज डिजाइन कर रही हो, ना कि एनिडा के, और वैसे भी एनिडा के जो कैनवस शूज की प्राइस है वो सिर्फ 179 युआन है। ये सुनकर जियांग को अच्छा नहीं लगता तो ये यहाँ से चली जाती है। डिजाइन देखने के बाद यूशन कहती है कि जियांग वाकई में ही बहुत टैलेंटेड है, उसने ये डिजाइन बहुत दिल से बनाया और ये वाकई में काफी अच्छा है। जियांग कहती है कि ये भी मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पहले नहीं बताया। यूशन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो और उससे आराम से बात करके अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझा दो। अब यंगजियान काम कर रहा होता है कि यहाँ पर जियांग आती है तो यंगजियान इसे कहते हैं कि आज तो फैक्ट्री में मीटिंग थी, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई हो? लेकिन जियांग इसकी बात का जवाब दिए बगैर ही अंदर चली जाती है। यंगजियान इसको देखने के लिए इसके पीछे आता है। ये अपसेट लग रही होती तो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन जियांग कुछ नहीं बोलती और दीवार पर अपनी पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद यहाँ पर वो आता है तो यंगजियान इसे पूछता है कि क्या फैक्ट्री में कुछ हुआ है? तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। यंगजियान कहते कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जियांग का मूड इतना खराब क्यों है? वो कहते कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आज सुबह मीटिंग में प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हुई है और जियांग का जो लेटेस्ट डिजाइन था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ शो जियांग से अपने घर पर अपने लिए सूप बनवा रहा होता है। जियांग बहुत ज्यादा गुस्से में गार्लिक को काट रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि तुम मुझे इस तरह से तंग नहीं कर सकते हो। क्या अच्छा नहीं था कि अगर शेफ तुम्हारे लिए ये सूप बना देते या हम बाहर से मंगवा लेते? शो उसके पास आता है, उसे कहता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, तुमसे अपने लिए कुकिंग करवाना वाकई में बहुत मुश्किल है। फिर शो जियांग के पास आकर ये नाइफ पकड़ लेता है तो जियांग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? शो कहता है कि मैं तुम्हें गार्लिक को चॉप करना सिखा रहा हूँ। ऐसा करते हुए जियांग नर्वस हो जाती है, साथ ही शो ने अपने जो दूसरे हाथ में ग्राइंडर पकड़ा होता है उसको चला देता है। जियांग इसको पकड़कर कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? शो तो उसको इस तरह से देखकर हंस रहा होता है और साथ ही डोरबेल बजती है। शो देखने के लिए चला जाता है तो बाहर मिस ली आई होती हैं जो कहने लगती हैं कि मैं तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए यहीं पर ले
आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। शू इसको अंदर आने के लिए कहता है तो मिस ली जियांग को देखकर कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं आपको बताकर नहीं आई। मैं उम्मीद करती कि मेरी वजह से आप और आपकी गर्लफ्रेंड डिस्टर्ब नहीं होंगे। शू तो ये सुनकर मुस्कुराने लगता है, कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड माइंड नहीं करेगी और ये जियांग को टीज करने के लिए इसी बात पर मुस्कुरा रहा होता है। ज़ोयांग अभी भी पेंटिंग किए जा रही होती है तो यंग जियान इसको नीचे आने के लिए कहता है और इसको कहता है कि तुम बाद में ड्राइंग कर लेना, पहले कुछ खा लो। ज़ोयांग यंग जियान से कहती है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं, मैंने बहुत सोचा है, उसके बावजूद भी मेरे जहन में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा। यंग जियान कहते हैं कि तुम बस बहुत जल्दबाजी कर रही हो और कुछ भी नहीं है। फिर जब ये दोनों खाना खाने लगते हैं तो यंग जियान कहते हैं कि तुम्हें याद है कि जब हम छोटे थे तो हम इसी वॉल के पास अक्सर ही खाना खाया करते थे और जब भी तुम कुछ सोचा करती थी तो हमेशा ही इस वॉल पर आकर ड्राइंग करती थी। ज़ोयांग कहती है कि इस बात को इतना टाइम हो गया कि मुझे ये भूल गया है कि मुझे ऐसा करने की कब से आदत हो गई है। तो यंग जियान कहता है कि जब से तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें रेड शूज पहनने के लिए कहा था, उस दिन जब तुम स्कूल से घर वापस आई थी तो तुम कुछ सोच रही थी और तभी से तुमने इस वॉल पर पेंटिंग करना शुरू कर दी। ज़ोयांग कहती है कि अब मुझे याद आ गया है। यंग जियान कहते हैं कि सोल्यूशंस के बारे में हमें सोचना पड़ता है, कोई भी सोल्यूशन आपको जल्दी से नहीं मिल जाता, इसलिए तुम आराम से अपना वक्त लो, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा और तुम ये कर सकती हो। ज़ोयांग को इसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। अब मिस ली अपने प्रोजेक्ट के बारे में शू को बताकर यहाँ से चली जाती है और जियांग अभी तक सूप बनाने की कोशिश कर रही होती है। शू किचन में आता है, कहने लगता है कि जब मैंने किचन से आवाज सुनी थी तो मुझे मालूम हो गया था कि हमारा आज का डिनर तो बर्बाद हो गया है। जियांग कहती है कि इससे एक ही बात साबित होती है कि रेस्टोरेंट का गार्लिक सूप मेरे बनाए हुए सूप से बहुत बेहतर है। शू कहते हैं कि इससे ये साबित होता है कि एंड में मुझे तुम्हारा बनाया हुआ डिनर नहीं मिला। जियांग कहती है कि क्यों ना तुम मेरे लिए डिनर बनाओ। ये सुनकर शू कहता है कि हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। शू जियांग से कहता है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, अब यहाँ पर आकर बैठ जाओ, हम ऑर्डर का इंतजार करते हैं। लेकिन जियांग किचन की चेयर पर बैठ जाती है। शू कहता है कि तुम इतनी दूर क्यों बैठ गई हो। जियांग कहती है कि ये एक इन्वेस्टर और फाउंडर के दरमियान नॉर्मल फासला है। शू कहते हैं कि क्या तुम ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। जियांग कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वैसे भी हमारी कोऑपरेशन इतनी अच्छी जा रही है। ये कहकर ये टेबल साफ करने लगती है। शू जियांग को अपनी चोट पर क्रीम लगाने के लिए कह रहा होता है। जियांग पहले तो इसकी बात इग्नोर कर देती है, लेकिन बाद में शू कहने लगता है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, इसलिए ना चाहते हुए जियांग को शू के पास आना पड़ता है। शू जियांग को क्रीम पकड़ाकर लेट जाता है और कहने लगता है कि ऐसे लगाने में तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। जियांग शू को क्रीम लगाने लगती है, कहती है कि मैं सोचती हूँ कि हमारी पार्टनरशिप 1 साल में खत्म होगी या 2 साल में। तो शू कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए हैप्पी एंडिंग नहीं सोच सकती। जियांग कहती है कि तुम्ही ने तो कहा है कि दुनिया के सारे पार्टनर्स एंड में अपनी पार्टनरशिप खत्म कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। शू कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, हमारी पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, बल्कि हम अपने रिलेशनशिप को चेंज करके हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। जियांग इसको देख रही होती तो शू कहता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ। तो जियांग कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जख्म बिल्कुल हील हो गया है, इसलिए मुझे कल से आने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। शू कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे मिलने के लिए मैं तेंग्यू आ सकता हूँ। शू कहते हैं कि तुमने और शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट ने जो मार्केटिंग कैंपेन शुरू की है उसने सबकी अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है और अगर तेंग्यू ने चंद दिनों के अंदर अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं किया तो तुम्हारी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। और कहने लगता है कि तुम्हारी हर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड में तुम्हारे लिए ही मसले खड़े कर देती है। लेकिन जियांग कहती कि बिजनेस की शुरुआत में आपके सामने जो भी मसले आते हैं आपको उनको हल ही करना पड़ता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जरूर कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी उन सब प्रॉब्लम्स का जो मेरे सामने है। शू कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन ज़ोयांग जब फैक्ट्री जाती है तो यूशन जियोन को बताती है कि फ्री यूनिकॉर्न अब से हमें अपना ऑर्डर नहीं देगा। ये सुनते ही जियोन सभी वर्कर से कहता है कि तुम लोग काम करना बंद कर दो और थोड़ा रेस्ट करो जाकर। जियोन जब यहाँ पर ज़ोयांग को खड़ा देखता है तो कहने लगता है कि हमें अब डिजाइनर भी मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना ऑर्डर खो दिया है। और जियोन ऐसे ही गुस्सा करता हुआ यहाँ से चला जाता है। लेकिन ज़ोयांग को बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि ये इनके लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रही। इसके बाद रात में ज़ोयांग एक लाइव स्ट्रीम करती है और सभी लोगों को बताती है कि बचपन से ही तेंग्यू मेरा फेवरेट ब्रांड रहा है क्योंकि इसके शूज सस्ते होते थे और सुंदर भी, इसीलिए मैं इन पर ड्रॉ किया करती थी। ये लाइव स्ट्रीम यंग जियान और उसके दोस्त भी बैठकर देख रहे होते हैं। ज़ोयांग इस लाइव स्ट्रीम में तेंग्यू शूज की जितनी भी खूबियां होती है उनको बता रही होती है। ज़ोयांग लाइव स्ट्रीम में बताती है कि मैंने तेंग्यू के बेस्ट डिजाइन को मॉडिफाई किया है, लेकिन मैं इस डिजाइन की कॉस्ट कम करने में अभी कामयाब नहीं हुई। ये लाइव स्ट्रीम शू भी देख रहा होता है, कहने लगता है कि अभी भी मसला हल नहीं हुआ। अगले दिन शू गोंगली के साथ वीडियो कॉल कर रहा होता है जिसको काम के बारे में सभी डिटेल्स दे रहा होता है। शू का दूसरा वर्कर बताने लगता है कि स्मार्ट शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑनर जिसका नाम ज़ाओचिंग है वो आपसे मिलना चाह रहा है। शू कहता है कि तुम उसको नैनहुआ विलास पर मुझसे मिलने के लिए कह दो। आज ज़ोयांग लाइव स्ट्रीम में अपना डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही होती है, अपने व्यूवर से कह रही होती है कि मेरे जहन में आजकल कोई भी डिजाइन नहीं आ रहा है, क्या मैं फ्लावर सीनरी वाले
वाले डिजाइन से अच्छा डिजाइन कोई भी नहीं बना सकती हूँ। ये वही डिजाइन होता है जो एनिडा यूज कर रहा होता है। जियांग कहती है कि अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा तो मेरे साथ बाहर जॉगिंग करने के लिए चलो, और जियांग फिर जायंग को बाहर लेकर आ जाती है। जियांग इससे कहती है कि हम दोनों रेस लगाते हैं, जो भी जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। और फिर ये दोनों रेस के लिए भागना शुरू कर देती हैं। जब ये दोनों भाग रही होती हैं तो इनके स्कूल में होने वाली रेस का सीन भी दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जियांग रेस में आगे जा चुकी होती है, लेकिन जायंग का शूज उतर जाता है। और जब ये अपना शूज पहन रही होती है तो जियांग इसके पास आकर इसको अपना हाथ देती है। जायंग भी जियांग को अपना हाथ पकड़ा देती है और अब ये दोनों एक साथ ही तेंग्यू के गेट पर पहुंच जाती हैं। अब ये दोनों ही रेस जीत चुकी होती हैं। तो जियांग कहती है कि तुम अपने डिजाइन के मुताबिक शूज की 2 कलेक्शन को डिजाइन करोगी, एक की कॉस्ट 200 यॉन होगी और दूसरे की 600 यॉन। कौन से डिजाइन को हमें आगे भी बनाना चाहिए, इस बात का फैसला इन शूज की सेल करेगी। जियांग कहती कि मेरे पास वापसी का कोई और रास्ता नहीं है। तेंग्यू अगर सर्वाइव कर सकता है तो वो इसी फैसले पर डिपेंड करता है। जियांग कहती कि तुम अपना बर्डन मुझ पर नहीं डालो। तो जियांग कहती कि अब ये तुम्हारा बर्डन भी है, तुम भी अब वापस नहीं जा सकती। जियांग कहती कि हम दोनों एक दूसरे को भरोसा करते हैं, इसीलिए आज हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और अभी भी एक दूसरे पर भरोसा करके ही हम हर मसले का हल निकाल सकते हैं। जियांग ये बात सुनकर जाने लगती है। तो जियांग कहती कि तुम कहाँ जा रही हो? जियांग कहती है कि मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि 2 कलेक्शंस के डिजाइन आसमान से गिर जाएंगे? जियांग कहती है कि अभी जो मैंने मार्केट रिसर्च की है वो मैं तुम्हें भेज देती हूँ। तो जियांग कहती है कि मुझे जो इन शूज के लिए मटेरियल चाहिए वो भी तुम्हें जल्द से जल्द लाना होगा। अब जियांग अपनी लाइव स्ट्रीम पर वापस आ जाती है, अपने डिजाइन के लिए कलर्स और बाकी सब चीजें डिसाइड करने लगती है। अगले दिन जियांग क्लाउड फुटवेयर आई होती है तेंग्यू के शू मटेरियल की बात करने के लिए। जियांग काफी देर से इंतजार कर रही होती, लेकिन इससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आता। दूसरी तरफ शू आज शू कंपनी के ऑनर जाओचिंग से मीटिंग करने के लिए आया होता है। जियांग को यहाँ पर इंतजार करते करते 12 बज जाते हैं, तो ये मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने एक वॉल पर डिफरेंट शूज के मटेरियल के सैंपल लगाए होते हैं, जिनको जियांग बहुत गौर से देख रही होती है। इतने में यहाँ पर मिस्टर ये आते हैं, जो कहने लगते हैं कि तुम भी यहाँ पर मेरे से गवर्नमेंट लाइसेंस चुराने के लिए आई हो। जियांग कहती है कि अगर मैं ऐसा कुछ करने के लिए आई होती तो मैं आपका यहाँ पर आकर घंटों इंतजार नहीं करती। और पूछने लगती है कि क्या आपका ये लाइसेंस पहले भी चोरी किया जा चुका है? तो मिस्टर ये कहने लगती कि मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा है, लेकिन तुमने उसके बदले में मुझसे इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं। कोई शक नहीं है कि तुम जियांग चिशन की ही बेटी हो। जब तुम्हारे डैड यंग थे वो भी तुम्हारी तरह ही बोला करते थे। ये कहकर मिस्टर ये यहाँ से जाने लगते हैं। तो जियांग भी इनके पीछे आती है। मिस्टर ये जियांग से कहते हैं कि अगली दफा याद से अपॉइंटमेंट ले लेना। जियांग कहती है कि मैं पहले 3 दफा अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ, लेकिन आप मुझसे मिलते ही नहीं है, तो इसलिए मुझे आपके पास डायरेक्टली ही आना पड़ा है। मिस्टर ये कहती कि क्या तुम हिंट नहीं ले सकती कि मेरे पास तुमसे मिलने के लिए वक्त नहीं है? जियांग कहती है कि अगर हम बात करें तो हम दोनों ही बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपने बात के बगैर ही नतीजा निकाल लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि क्लाउड फुटवेयर के डायरेक्टर की हैसियत से आप गैर जिम्मेदारी शो कर रहे हैं? तो मिस्टर ये कहते हैं कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, इसीलिए मैं तेंग्यू के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। जियांग कहने लगती है कि आखिर आपको मुझसे और तेंग्यू से क्या मसला है? तो मिस्टर ये कहते हैं कि तुम यहाँ की कैंटीन में लंच करो और यहाँ से चली जाओ और दोबारा नहीं आना, क्योंकि अगर तुम अगली दफा आई तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर मिस्टर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शू जाओचिंग से कहता है कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्लान हमारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। जाओचिंग जब यहाँ से चला जाता है तो मिस्टर डू भी यहाँ पर आए होते हैं। मिस्टर डू इससे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। मिस्टर डू कहते हैं कि एनिडा ने तेंग्यू का डिजाइन इस्तेमाल कर लिया है और फ्री यूनिकॉर्न ने भी इसको अपने ऑर्डर देना बंद कर दिए हैं। अगर तेंग्यू ने वक्त पर अपने शूज मार्केट में रिलीज नहीं किए तो फिर उनको कोई भी नहीं बचा सकता। शू कहते हैं कि तेंग्यू ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा। मिस्टर डू कहते हैं कि जब से जियांग ने फैक्ट्री का कंट्रोल संभाला है तो ये पहला ब्लंडर नहीं है जो उसने किया है। तो शू कहता है कि मैं आपकी फिक्र को समझता हूँ, मेरे पास प्लान बी भी है, जिसके कारण प्रोडक्ट मार्केट में वक्त पर लॉन्च किया जाएगा। मिस्टर डू जाने से पहले कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब मैं दोबारा आऊँ तो मुझे खुशखबरी सुनने को मिले, क्योंकि कॉल आती है जिसको सुनकर ये कहता है कि मैं भी यहाँ पर आ रहा हूँ। शू एक बच्चे को अपने घर पर लेकर आ रहा होता है। ये बच्चा शू को देख के कहने लगता है कि मॉम ने बताया था कि एक झगड़े में आपको चोट लग गई थी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आप पेशेंट हैं तो मैं आपका ख्याल रखूंगा। शू कहते हैं कि तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे? तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है।
ये बच्चा शू के प्लांट को देखकर कहने लगता है कि आप पहले से काफी बेहतर हो गए हैं क्योंकि ये प्लांट अभी तक जिंदा है। फैक्ट्री में अभी तक जायंग काम कर रही होती है तो जियांग इसको दूध देने के लिए आती है तो जायंग इससे पूछती है कि प्रोडक्ट के लॉन्च होने की लाइव स्ट्रीम कब होनी है। तो जियांग कहती है कि अभी भी हमारे पास 21 डेज पड़े हुए हैं और कहने लगती है कि तुम्हें अच्छे से रेस्ट भी करना चाहिए तभी तुम कोई क्रिएटिव डिजाइन बना पाओगी। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। जायंग को भी अच्छा लग रहा होता है कि जियांग इसकी केयर कर रही है और अब शू जियांग को मैसेज करने की कोशिश कर रहा होता है। इसको मैसेज टाइप करता है कि मैं अगले मंडे बिजनेस ट्रिप के लिए जर्मनी जा रहा हूँ। अब ये बच्चा शू के पास आता है कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम कुछ ऑर्डर कर लें। तो शू कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर फ्री खाना खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। ये कहता है कि क्या वहाँ का खाना अच्छा है। तो शू कहता है कि वहाँ का खाना बहुत मजेदार है। ये सुनकर बच्चा काफी एक्साइटेड हो जाता है। जियांग काम कर रही होती है, इसको शू की कॉल आती है, इससे पूछता है कि क्या तुम फैक्ट्री में हो। तो जियांग कहती है कि हाँ। शू कहता है कि मैं फैक्ट्री आ गया हूँ, तुम भी नीचे आ जाओ। अब ये बच्चा तो जियांग के डॉग को देखकर इसको प्यार करने लगता है। जियांग जब बाहर आती है तो पूछती है कि ये कौन है। तो ये बच्चा बताता है कि शू मेरे डैड का दोस्त है। तो शू कहता है कि बड़ा हो रहा है इसीलिए इसको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैं इसको खाना खिलाने के लिए यहाँ पर ले आया हूँ। अब जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तो शू से कहने लगता है कि तुम इसके साथ तो इतना नाइसली बिहेव कर रहे हो। तो ये कहने लगता है कि आप भी बहुत चालाक हैं, आप इस लड़की से मिलने के लिए मेरा बहाना करके यहाँ पर आ गए हैं। तो शू इसको चुप करवाने लगता है और कहता है कि जब हम खाना खा रहे होंगे तब भी तुम्हें इस तरह की कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। अब फिर ये खाना खाने के बाद कहता है कि ये खाना तो बहुत मजे का है, मैं अपने मॉम डैड को भी ये जगह रेकमेंड करूंगा। तो जियांग कहती है कि ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है इसलिए तुम उनको यहाँ पर खाना खिलाने के लिए नहीं ला सकते, लेकिन जब भी तुम्हारा दिल चाहे तो तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए आ सकते हो। जियांग कहने लगती है कि तुमने अभी शूलिंग और ली हुआ का नाम लिया है। तो शू कहता है कि मू शियान इसकी मॉम है। जियांग बहुत हैरान होते हुए कहते हैं कि लिंग शियांग की मैनेजर जो कि चियानियन कल्चर के ऑनर है। ये बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तो फिर कहता है कि क्या आप मेरी मॉम को जानती हैं। तो जियांग कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत फेमस है इसीलिए मैं उनको जानती हूँ। और कहने लगती है कि जब भी तुम्हारा यहाँ पर खाना खाने को दिल चाहे तो तुम आ सकते हो, अगर तुम्हारे अंकल शू बिजी भी हो तो। फिर कहते हैं कि ठीक है, फिर हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। और फिर जियांग और फिर एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। शू कहने लगता है कि तुमने तो वीचैट पर एक फ्रेंड भी बना लिया है। तो फिर शू के कान में कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। जियांग कहती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। तो फी कहता है कि ये हमारे दरमियान एक सीक्रेट है। जियांग फी से बहुत प्यार से बर्ताव कर रही होती तो ये देखकर शू कहने लगता है कि तुमने कभी मुझे तो इतने प्यार से नहीं देखा। तो जियांग कहती है कि तुमने अपनी उम्र देखी है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। शू इसको बताने लगता है कि मैं नेक्स्ट मंडे बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। जियांग इसको गुड लक कहती है तो शू कहता है कि बस तुम इतना ही कहोगी। जियांग कहने लगती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा सफर आराम से और सेफली गुजरे और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जिससे भी मिलो वो तुम्हारे साथ बहुत नाइसली बिहेव करे। क्या ये काफी है। फिर शू कहने लगता है कि मेरे स्टमक में बहुत दर्द हो रही है। जियांग कहती है कि बाद में मेडिसिन ले लेना। जियांग फी से पूछने लगती है कि तुम कौन सी ड्रिंक पियोगे। तो ये कहता है कि मुझे कोई भी ड्रिंक नहीं चाहिए। शू कहने लगता है कि मेरे स्टमक में दर्द हो रही है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं दे सकती। तो फी कहने लगता है कि अंकल शू आप जियांग के सामने बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। शू कहने लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर। और फिर इसको कहता है कि तुम बहुत बोलते हो, अपने खाने पर ध्यान दो। ये देखकर जियांग हंसने लगती है। यंग जियान जायंग के लिए फैक्ट्री में खाना लेकर आता है, लेकिन अभी तक जायंग डिजाइन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। यंग जियान जायंग को डिस्टर्ब नहीं करता और खाना रखकर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यंग जियान जायंग के स्टूडियो के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। तो मॉम कहने लगती है कि जायंग तो कल रात से घर ही नहीं आई, तो तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते ही यंग जियान जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और इसने दरवाजे पर एक ड्राइंग बनाई होती है। यंग जियान जायंग की मॉम से कहता है कि मैंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मॉम देखना चाह रही होती है, लेकिन यंग जियान मॉम को देखने से मना कर देता है। जियांग काम कर रही होती है। जियान इसके पास आता है, कहने लगता है कि फैक्ट्री में कोई भी काम नहीं है और नए डिजाइन के लिए मटेरियल भी नहीं मिल रहा। जियांग कहती है कि मैंने मटेरियल का इंतजाम कर लिया है। तो जियान परेशान होते उसे कहने लगता है कि क्या वाकई में हम शूज का एक पेयर 600 युआन में बेचेंगे। और कहने लगता है कि क्या तुम उससे कोई सस्ता डिजाइन नहीं बनवा सकती, ये काम इतना तो मुश्किल नहीं है। जियांग कहती है कि अगर ये काम इतना ही आसान होता तो मैं जायंग को यहाँ पर हायर करने के लिए इतनी मुश्किल का सामना क्यों करती। प्राइस इतना अहम मसला नहीं है, सबसे अहम मेरे लिए हमारे शूज की क्वालिटी है। जियान कहने लगता है कि मुझे सिर्फ इस बारे में परेशानी हो रही है कि अगले क्वार्टर के लिए हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम पैसे नहीं बना सकते और हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ये गुस्से में जियांग को कहने लगता है कि अगर हमारी फैक्ट्री बंद हो गई तो इसमें सारा कसूर जायंग का होगा। और जायंग भी दूर खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही होती है और ये बातें सुनकर काफी परेशान हो गई होती है। जियांग जियान को समझाने की कोशिश भी कर रही होती है कि जायंग अपनी पूरी कोशिश कर रही है, उस पर आगे ही बहुत प्रेशर है तो आप उसको ज्यादा प्रेशराइज मत करें। जायंग ये बातें सुनकर काफी परेशान हो गई होती है और अब ये वॉक करती करती सी साइड पर आ जाती है और फैक्ट्री में जो भी जायंग के बारे में बातें हो रही होती हैं, इस वक्त इसको ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। दूसरी तरफ यंग जियान
जियान जायंग का घर पर इंतजार कर रहा होता है। जायंग चलते चलते रेडियो डिपार्टमेंट आ जाती है और गाओई जायंग को देखकर इसके पास आता है। गाओई से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या काम के सिलसिले में यहाँ पर आई हो? तो जायंग कहती है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर आ गई। गाओई कहते है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा मूड खराब है इसलिए तुम्हें अभी किसी से बात करने की जरूरत है। जायंग इसके लिए मान जाती है। गाओई से पूछता है कि तुम काफी स्ट्रेस में लग रही हो, क्या बात है? तो जायंग इसको कहती है कि मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रही और मैं जितना ज्यादा डिजाइन के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। गाओई कहते कि क्या तुम्हारी जियांग से बहस हुई है, उसने तुम्हें क्रिटिसाइज किया है? जायंग कहती है कि अगर जियांग ने ऐसा किया होता तो मैं शायद इतनी परेशान नहीं होती, बल्कि जियांग तो मेरे स्ट्रेस को दूर करने में मेरी मदद कर रही है। मुझे इसलिए इतना बुरा लग रहा है कि मैं जियांग की कोई मदद नहीं कर पा रही और मैंने उसके लिए सिचुएशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। गाओई कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो तुम मुझे बिल्कुल जियांग की तरह लगी थी, क्योंकि तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो। अगर तुम लोग कोई काम करने की ठान लो तो उसको पूरा जरूर करती हो और तुम दोनों को ही शूज काफी पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम दोनों साथ में काम कर रही हो तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। गाओई की ये बातें सुनकर जायंग अब पहले से काफी अच्छा फील कर रही होती है। अब गाओई कार पार्क करता है तो जायंग इसे कहती है कि मेरा घर थोड़ा ही दूर है, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन गाओई कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आता हूँ। यंगजियान जो कब से जायंग का इंतजार कर रहा होता है, जब जायंग गाओई के साथ आती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। जायंग इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है तो गाओई इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो यंगजियान कहता है कि मेरे हाथ गंदे, में तुमसे हाथ नहीं मिला सकता। गाओई यंगजियान को देखकर कहने लगता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? तो यंगजियान कहता है कि नहीं और कहता है कि तुम दोनों बातें करोगी कहकर ये अंदर चला जाता है। लेकिन अब गाओई भी जायंग को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अब यंगजियान जायंग को इसके स्टूडियो में लेकर आता है और यंगजियान ने इस स्टूडियो में जायंग की बचपन से लेकर अब तक की सारी पेंटिंग्स को इस स्टूडियो में लगा दिया होता है और अब ये सभी पिक्चर्स यंगजियान जायंग को दिखाने लगता है। जायंग को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक ड्राइंग होती है जिसको देखकर जायंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये शूज का डिजाइन जायंग के डैड ने इसके साथ मिलकर बनाया होता है। अब जायंग डिजाइन ड्रॉ करने के लिए बैठ जाती है और उसको याद आने लगता है कि आज जब यंगजियान और ये सी साइड पर गए थे तो यंगजियान इससे कहा था कि तुम ये काम कर सकती हो, क्योंकि एक डिजाइनर बनना तुम्हारा सपना है और ये मत भूलो कि तुमने डिजाइनर बनने के लिए इतने साल कितनी मेहनत की है। यंगजियान की इन बातों को सुनकर जायंग काफी मोटिवेटेड दिखाई दे रही होती है और फिर ये डिजाइन ड्रॉ करना शुरू कर देती है। आज फ्री यूनिकॉर्न का लास्ट ऑर्डर लेने के लिए वेंचन का मैनेजर आया होता है और ये इनको टीज करते हुए कहने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तेंग्यू का वेयर हाउस इतना बड़ा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर दोबारा काम कब आएगा। जियांग और जियान को इस बात पे गुस्सा तो आता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहते और जब ये मैनेजर अपना सामान लेकर जाने लगता है तो जियान इनके ट्रक पर एक पत्थर उठाकर मारता है। जियांग यहाँ पर खड़े हुए इस सामान को जाता हुआ देख रही होती है और कहती है कि नई प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें पुरानी चीजों से भी तो छुटकारा हासिल करना था। जियान कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारी डिजाइनर पिछले एक हफ्ते से फैक्ट्री नहीं आई, मेरी बात मानो तो तुम उस पर इतना भरोसा नहीं करो। और साथ ही यहाँ पर भागते हुए जायंग आ जाती है और ये जियांग को कहती है कि मैंने कुछ न्यू डिजाइन बनाए हैं और इसे देखने के लिए कह रही होती है। ये देखते ही जियांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये फाइल जियान को देखकर कहती है कि मास्टर जांग से कहें कि इसके कुछ सैंपल्स तैयार करें। जियान भी खुशी खुशी इस फाइल को लेकर अंदर चला जाता है। जायंग हैरान होती हुई कहती है कि तुमने तो डिजाइन को देखा भी नहीं। तो जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद मास्टर जांग ने सैंपल तैयार कर लिए होते हैं और इनको देखने के लिए यंगजियान और शू भी आए होते हैं। इन शूज को देखकर कहने लगता है कि इसके तो प्राइस ज्यादा होंगे। तो जियांग कहती है कि हाँ, इस शूज के प्राइस 600 यॉन है, लेकिन जायंग एक नई सीरीज भी शूज की लॉन्च कर रही है जिनके प्राइस 200 यॉन ही होंगे और कहने लगती है कि मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है जो कि अगले हफ्ते की फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में मैं बताऊंगी। और जायंग कहती है कि मैंने एक समर स्टाइल डिजाइन के बारे में भी कल सोचा है और ये डिजाइन जायंग शू को दिखाती है और शू को भी ये डिजाइन पसंद आता है। जियांग कहने लगती है कि मैं शूज की इन सोल्स अलग से बेचना चाहती हूँ। जियांग कहते हैं कि इनको तो शूज के लिए खरीदना इतना महंगा है और अब तुम इनको अलग से बेचना चाह रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि कस्टमर्स इतने पैसे इस पर खर्च करेंगे? जियांग कहती है कि अगर आप अलग से इन सोल्स को खरीदते हैं तो कस्टमर्स को इनकी कॉस्ट तकरीबन 60 यॉन पड़ती है, लेकिन अगर आप शूज खरीदेंगे तो इन सोल की प्राइस आपको सिर्फ 10 यॉन पड़ेगी। जियांग का ये आइडिया सुनकर तो सभी काफी खुश होते हैं। इतने में यहाँ पर शॉलिन आती है। जियांग ये शूज शॉलिन को ट्राई करवाती है। शॉलिन जब ये शूज ट्राई कर लेती है तो कहने लगती है कि ये बहुत कंफर्टेबल भी है और सुंदर भी, और अब सभी इस नई डिजाइन के मुताबिक काम करने के लिए चले जाते हैं। शो भी इन शूज को समेटने में जियांग की मदद करने लगता है। कहता है कि हम तुम्हारे ऑफिस चलते हैं क्योंकि मुझे तुमसे एक बात करनी है। ऑफिस में आने के बाद शो जियांग की चीजों को देखते हुए पूछने लगता है कि क्या यंगजियान अक्सर ही फैक्ट्री आता है। जियांग कहती है कि मैं यंगजियान से मार्केटिंग फैसलों के बारे में डिस्कशन करती हूँ, वैसे भी ई कॉमर्स में यंगजियान का एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है। शो कहते हैं लेकिन जब भी मैं फैक्ट्री आता हूँ तो वो तेंग्यू में ही होता है। जियांग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो जायंग को फैक्ट्री लेने और छोड़ने के लिए आता है। शो कहने लगता है कि स्टेप बहन भाई के लिहाज से इनका रिलेशनशिप काफी
काफी क्लोज है। तो जियांग कहती है कि यंग जियान की नजर में जोयांग सबसे अहम है। वैसे भी तुम्हें पिछली बार के एक्सपीरियंस इस बात का अंदाजा तो हो ही जाना चाहिए था। ये सुनकर शू कहता है कि फिर तो अच्छा है। जियांग कहने लगती है कि आखिर इसमें अच्छा क्या है। शू उसके पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी ये क्यों कहा है। जियांग शू को देखकर कुछ कहने लगती है लेकिन कह नहीं पाती। शू कहने लगता है कि कोई अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और बताने लगता है कि इसने लास्ट टाइम क्या किया था। जियांग ये सुनकर एम्बेरस हो जाती है और जल्दी से इसका मुंह बंद करने के लिए अपना हाथ इसके मुंह पर रख देती है। और फिर जियांग को रियलाइज होता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जियांग बहुत ज्यादा अनॉय हो जाती है, कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया था और ये जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अब शू भी इसके पास आकर बैठ जाता है। तो शू जियांग से कहने लगता है कि हाँ मैंने जानबूझकर ये बात कही थी ताकि हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सके। जियांग तो कुछ नहीं कह रही होती, बस इसकी बातों को सुन रही होती। शू कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, जब तक तुम हमारे रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं करोगी तब तक मैं एक जेंटलमैन की तरह ही बिहेव करूंगा। शू तो जियांग को देखकर हंस रहा होता है। तो जियांग इसको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आए हो। तो शू हंसते हुए कहने लगता है कि इस सब की शुरुआत तुमने की थी लेकिन तुम ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। इसके हाथ में जियांग की एक सीडी होती है, कहता है कि मैं इस सीडी को 2 दिन के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है और जियांग को सब कुछ सोचकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। घर पर वापस आने के बाद शू इस सीडी को प्लेयर में डालकर इसके सॉन्ग को सुनने लगता है। शू को ये सॉन्ग काफी पसंद आ रहा होता है और शू के पास भी घर पर इसी सिंगर के एल्बम्स पड़े होते हैं और जियांग भी इस प्लांट को देखते हुए अपने शू के बारे में सोच रही होती है लेकिन जियांग काफी कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में जियांग अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और ये अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि ये तेंग्यू को जितना फायदा पहुंचा सकती है पहुंचाए। जो लोग भी जियांग की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं उनको जियांग का न्यू डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आता है। जियांग भी जियांग की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और साथ में ये शू से बात कर रही होती है। शू कहने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जियांग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शू कहता है कि विंड यानी हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ही जोयांग होती है क्योंकि जोयांग के नाम का मतलब होता है निकलता हुआ सूरज। शू कहने लगता है कि तुम्हारी वीचैट की बायो में भी तो यही लिखा हुआ है कि मैं हवा के अगेंस्ट जाकर काम करूंगी। जियांग कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे रास्ते में तुम हवा हो। शू ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई और अपने रेस्टोरेंट में बैठकर यंग जियान भी जोयांग की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। इसके बाद वेंशन का मैनेजर उसको बताने लगता है कि जोयांग पिछले 7 हफ्तों से मुसलसल लाइव स्ट्रीम कर रही है और जोयांग की लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि तेंग्यू जब अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो वो इस लाइव स्ट्रीम के जरिए ही कितनी सेल्स कर पाएगा। उनकी ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। वेंशन कहता है कि क्या तुम्हें उनके डिजाइन के बारे में कुछ पता चला है, क्योंकि जोयांग ने तो अपनी लाइव स्ट्रीम में सिर्फ अपने डिजाइन का कॉन्सेप्ट ही लोगों को समझाया होता है, डिजाइन नहीं दिखाया होता। तो ये मैनेजर कहने लगता है कि तेंग्यू ने डिजाइन को काफी छुपा कर रखा हुआ है और 3 दिन बाद जियांग लाइव स्ट्रीम में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है। वेंशन कहता है कि इसने ऑनलाइन अपनी काफी अच्छी एडवर्टीजमेंट कर ली है जिसके कारण बहुत सारे लोग जियांग के साथ अब काम करना चाहेंगे। वेंशन कहता है कि हमें कुछ तो करना ही होगा क्योंकि मैं जियांग को अपने मार्केट के शेयर्स लेकर जाने नहीं दे सकता। इसके बाद जियान मिस्टर लू से मिलने के लिए आया होता है लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मिस्टर लू अभी बिजी हैं। जियान मिस्टर लू को कॉल करता है लेकिन उनका नंबर भी बंद जा रहा होता है, इसलिए अब जियान को यहाँ से वापस जाना पड़ता है। अब गोंगली और शू आपस में बात कर रहे होते हैं। गोंगली कहता है कि तेंग्यू की सेल्स इतनी अच्छी नहीं रही जबकि बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फ्री यूनिकॉर्न के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि अब ये ग्रुप तो खत्म हो गया है लेकिन इस ब्रांड का नाम अभी भी मार्केट में चल रहा है। कहता है कि ये जियांग के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि फ्री यूनिकॉर्न उसके डैड ने बनाया था। वो ये नहीं चाहेगी कि फ्री यूनिकॉर्न के ब्रांड का नाम खराब हो, लेकिन सबसे ज्यादा वो ये नहीं देखना चाहेगी कि फ्री यूनिकॉर्न और तेंग्यू एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। अब जियांग बहुत ज्यादा परेशान होती है। जियांग कहने लगती है कि फ्री यूनिकॉर्न मेरे डैड का नाम इस्तेमाल करके ही फायदा हासिल कर रहा है जबकि मैं और तेंग्यू मेरे डैड के बगैर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जियांग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूँ उनके पास मैं जाऊंगा ताकि हमें ऑर्डर्स मिल सके। यूशन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम करेगा। जियांग से कहता है कि तुम शू से बात करो कि क्या वो हमारी मदद कर सकता है। यूशन कहती है कि किसी से मदद मांगना इतना भी आसान नहीं है। तो जियांग कहता है कि वो भी तो तेंग्यू का शेयर होल्डर है। जियांग तो ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ शू गोंगली से बात कर रहा होता है कि अगर जियांग को पैसों की जरूरत है भी तो वो कभी भी मुझसे पैसे मांगने के लिए नहीं आएगी क्योंकि उसने अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी थी लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए उसने मुझसे मदद नहीं मांगी। गोंगली कहते हैं लेकिन अब मार्केट में तेंग्यू के शूज कौन बेचेगा। आज जोयांग गॉई से मिलने के लिए आई होती है जो इसे कह रहा होता है कि तुम्हारा न्यू डिजाइन बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर तो जोयांग बहुत खुश होती है। तो गॉई कहता है कि मैं तेंग्यू को लीडो के नए चाइनीज फैशन फेस्टिवल में इनवाइट करना चाहता हूँ। जोयांग तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, लेकिन कहने लगती है कि तेंग्यू की जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके साथ हम इस इवेंट को अटेंड करने के लिए क्वालिफाई करते भी हैं। गॉई
गाओई कहता है कि मैं तो तुम लोगों को सिर्फ इनवाइट कर सकता हूँ, अब तुम लोग जीतते हो या नहीं ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है। जायंग कहती है कि प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना और उसकी मार्केटिंग का काम तो जियांग देखती है, क्या तुमने जियांग से इसके बारे में बात की है? गाओई जायंग को कुछ नहीं बताता और कहता है कि मुझे उससे बात करने का वक्त नहीं मिला, तो क्यों ना तुम उससे ये बात जाकर डिस्कस कर लो। जायंग इसके लिए मान जाती है। अब जियांग अपने आप को शीशे में देख रही होती है और फिर से लड़ने के लिए हिम्मत इकट्ठी कर रही होती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।